चलो बेटा ध्यान दो, आज भी थ्योरी है। मैंने कहा था ना सेकंड पेपर में आपको थ्योरी मिलेगा, तो ऐसे लिखा रहने देते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा, आप हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़े थे, हाइगेंस वेव थ्योरी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या उन्होंने कहा था उसमें, फिर हम लोग द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है और सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है प्रकाश की चाल से, यही कहा। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा तरंग जो होती हैं वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब चूंकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने एक माध्यम की कल्पना की, जिसको उन्होंने क्या कहा, ईथर, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना। अब चूंकि तरंग संचरण के लिए माध्यम के कुछ गुण होने चाहिए, इसलिए उन्होंने ईथर के लिए कहा ईथर क्या होगा बेटा, भारहीन होगा। क्या होगा? दूसरा चीज उन्होंने माना कि आसानी से सभी पदार्थों में प्रवेश कर पाएगा ये। तीसरा चीज उन्होंने परिकल्पना किया, चूंकि तरंग संचरण का, तरंग का जो वेग होता है, वेग का सूत्र E/d, √E/d, यही तो होता है यांत्रिक तरंगों के वेग का सूत्र होता है। E क्या होता है बेटा, प्रत्यास्था, D क्या होता है बेटा, डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो इस सूत्र के हिसाब से कहा घनत्व बहुत कम है। घनत्व क्या है बेटा, और प्रत्यास्था क्या, इलास्टिसिटी क्या है, बहुत। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल आप लोग जानते ही हो, बहुत तीव्र चाल से चलता है। निर्वात में अधिकतम होती कितना होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेग को अधिकतम कैसे किया जा सकता है, डी को कम करके और ई को, तो ऐसा उन्होंने ईथर के लिए सपोज किया बेटा, कल्पना किया उन्होंने कि ईथर का जो घनत्व है बहुत कम है और उसका जो प्रत्यास्था का गुण है बहुत, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरे में उन्होंने क्या बताया बेटा, कहा कि जो विभिन्न रंग के प्रकाश होते हैं उनके तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि यही तरंगदैर्घ्य, यही तरंगे जो हैं किसी वस्तुओं से जब टकरा के हमारे आंखों पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई। यही उनका था बेटा तरंग सिद्धांत। उसमें 2-3 चीज एरर था, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहली चीज आप याद रखना कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। क्लियर है? दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश के रंग का आधार है वो तरंगदैर्घ्य, क्योंकि उन्होंने कहा अलग अलग रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग। बिल्कुल नहीं, आप बताओगे प्रकाश के रंग का जो आधार है वो आवृत्ति, क्या है बेटा? क्योंकि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है तो रंग भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति। इसका मतलब है रंग का निर्धारण किससे होता है बेटा, आवृत्ति से। ये था उनका तरंग सिद्धांत। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिखिए, ये आपके परीक्षा में आता है, ठीक है? उसके पहले का नहीं आएगा, उसके पहले का केवल जानने के लिए याद रखिए, वहां से ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रकाश के तरंग की कौन सी प्रकृति है, अनुप्रस्थ, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इस सब टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बस बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बड़े यहीं से स्टार्ट है। ध्यान देना बेटा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में इसको हम लोग 3 बिंदु में पढ़ेंगे बेटा। बात समझ आ रही है? पहले बिंदुवार याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। कहानी है, कहानी कैसे याद करना है, स्टेप वाइज। क्लियर है? तो ध्यान देना, पहले बिंदु में उन्होंने क्या समझाया आपको, पहले बिंदु में उन्होंने वेव फ्रंट की परिभाषा दी, तरंगाग्र की परिभाषा दी। तरंगाग्र क्या होता है, एक पृष्ठ होता है बेटा, अभी समझाएंगे। दूसरे बिंदु में उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित किया, जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, क्यों कैसे निकलती हैं, कितने चाल से चलती हैं, ये सारी चीजें बताई। ठीक है? क्या हुआ, दोस्ती निभा रहे हो? ठीक है। तीसरे में उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने तरंगाग्र की नई स्थिति को परिभाषित किया। क्लियर है? अब चलो बढ़िया से हम लोग समझते हैं। पहले में उन्होंने क्या कहा जब प्रकाश स्रोत से, ध्यान देना, कोई प्रकाश स्रोत है, वहां से जब प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती हैं यानी कि निकलती हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश स्रोत स्थित होगा उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। अगर प्रकाश कोई भी तरंग है किसी माध्यम में चलेगी तो उस माध्यम के कण क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे। तो अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी, निकलेंगी, तो उस प्रकाश स्रोत के चारों ओर माध्यम के जो कण होंगे वो कंपन करने लगेंगे। बात समझ में आ रही? अब उस माध्यम में अगर हम लोग कोई ऐसा पृष्ठ खींच लें, ध्यान से समझना, उस माध्यम में क्या करें हम लोग, कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण
जितने भी कण उस पृष्ठ पर हैं वो सभी के सभी कंपन की समान कला में हों। अभी आप पीछे मत देखो बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? उन्होंने कहा कि अगर हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। क्या बोलेंगे बेटा? तरंग। क्लियर है? इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं। अभी आप समझेंगे। तो जो तरंगाग्र होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तरंगाग्र आपका गोलीय हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? गोलीय। गोलीय कब होगा? तो आप बोलेंगे जब प्रकाश स्रोत जो होगा बिंदुवत हो। क्या हो बेटा? जैसे बिंदु टाइप का, जैसे एक बल्ब है मान लो यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो गोलीय होगा, चारों ओर होगा ना। क्योंकि अभी आपने कहा सभी दिशाओं में कोई प्रकाश स्रोत है, वहां से तरंग उत्सर्जित होगा, सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा कैसा हो सकता है? तो आप बोलेंगे सिलेंड्रिकल हो सकता है, यानी कि बेलनाकार हो सकता है। बेलनाकार कब होगा? जब प्रकाश स्रोत लीनियर हो। जैसे ये आपका लगाए, देखो रेखीय प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? ट्यूबलाइट रेखीय है ना। जैसे मान लो ये कोई प्रकाश है बेटा, क्लियर है? इसको हमने लगा दिया, अब प्रकाश उत्सर्जित होगा तो चारों ओर, इधर भी इधर भी इधर भी, सभी दिशाओं में प्रकाश तरंगे आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? और किसी क्षण एक विशेष टाइम पर, मान लो टी टाइम बाद, तो अगर मान लो तरंग की चाल b है, कितना है बेटा? तरंग की चाल b है, और टी टाइम बाद आप देख रहे हो कहाँ पहुँच जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? b, टाइम कितना है? t, b इंटू टी, इतना दूरी तय करेगी। तो इधर भी bt दूरी तय करेगी, इधर भी bt दूरी, इधर भी bt दूरी। बात समझ में आ रही है? अब एक साथ पहुंचेगी वहां पर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसे सब जगह। तो अगर हम इसको मिलाता हुआ एक पृष्ठ खींच दें तो बेलनाकार पृष्ठ होगा। अब चूंकि तरंगे सभी की सभी तरंगे उस बिंदु पर या माध्यम के जो कण है वहां पर एक साथ पहुंची हैं, तो वहां के सारे कण क्या होंगे? एक साथ ऐसे कंपन करना स्टार्ट करेंगे। ये उनकी माध्य स्थिति है मान लो, तो एक साथ ऐसे ऐसे कंपन करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर एक साथ ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो विस्थापन और दिशा, गति की दिशा समान है ना, तो इसी को तो बोलते थे कंपन की समान कला में। समान कला में इसी को तो बोलते थे, जब दिशा में और विस्थापन समान हो तो ऐसे ऐसे अगर कंपन कर रहे हैं तो कंपन की समान कला में होंगे, यानी वो पृष्ठ कैसा होगा बेटा? बेलनाकार। अच्छा, एक प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता है, यानी कि समतल तरंगाग्र। वो कब होगा? तो आप बताओगे सर आप स्रोत कोई भी ले लीजिए, किसी भी आकृति का स्रोत ले लीजिए, बस तरंगाग्र उससे बहुत दूर पर आप देखिए, तो ज़्यादा दूरी पर होगा तो धीरे 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 वो क्या होगा? जैसे मान लो बेलनाकार ही तरंगाग्र, कैसा है बेटा? बेलनाकार। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी बेलन की, बात समझ में आ रही है, उसकी वक्रता घटती जाएगी। वक्रता क्या होगी? तो जब बहुत दूर देखोगे तो समतल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो समतल तरंगाग्र कब बनता है? तो आप बताओगे किसी भी आकृति का स्रोत हो, बस उससे बहुत अधिक दूरी पर आप देखो, वहां पर तरंगाग्र कैसा होगा? वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होते हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण, जितने भी कण हैं बेटा, सभी के सभी क्या हो? कंपन की समान कला में, तरंगाग्र कहलाता है पृष्ठ। यानी कि तरंगाग्र कुछ नहीं, एक पृष्ठ है। जैसे आप लोग समविभव पृष्ठ पढ़े थे, क्या होता था? बोलो बेटा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, क्या कहलाता था? समविभव। बस उसी तरीके से याद रखो इसको भी, है ना? माध्यम में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में, तो वेव फ्रंट क्या है? एक पृष्ठ है। बस उसकी विशेषता क्या है? उस पर जितने भी माध्यम के कण होंगे वो सभी के सभी कंपन की समान, उसको हम लोग तरंगाग्र कहेंगे। यह 3 प्रकार का हो सकता है बेटा, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। कब? जब स्रोत बिंदुवत होगा तो गोलीय तरंगाग्र, जब स्रोत रेखीय होगा तो बेलनाकार तरंगाग्र, और किसी भी आकृति का स्रोत हो बस उससे बहुत अधिक दूरी पर देखोगे तो समतल तरंगाग्र। बताओ, पहला वाला इनका प्रिंसिपल एकदम क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट? इसको हम लोग बना के समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए ये बिंदु है बेटा, ये सोर्स है, बिंदु स्रोत है, कोई बल्ब है यहाँ पर बेटा, बात समझ में आ रही है? अब वो कैसा होगा? मान लो गोलाकार है, बहुत छोटा सा है, तो बिंदु स्रोत मान सकते हो उसको। इतना बड़ा बल्ब है, मान लो उसको बिंदुवत मान सकते हो ना। अब उससे जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो सभी दिशाओं में आगे बढ़ेंगी, क्लियर है? अच्छा, किसी एक विशेष टाइम पर आप देखो, टी टाइम के बाद मान लो b4 है तो bt दूरी तय करेगी,
अब बीटी दूरी इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, नीचे भी, सभी दिशाओं में बीटी दूरी तय करें। तो उन सबको मिलाता हुआ एक पृष्ठ खींच दो तो एक गोला ही तो मिलेगा, और जो बिंदु स्रोत था वो केंद्र पर ही तो होगा। तो गोला कैसा होगा बेटा? वेव फ्रंट होगा, क्योंकि उस पर माध्यम के जितने भी कण होंगे, जैसे यहाँ वायु है, वायु के कण है ना, तो माध्यम का कण मतलब यहाँ पर वायु का कण, वो सभी के सभी एक साथ कंपन करेंगे, एक ही दिशा में कंपन करेंगे, तो कंपन की वो समानतला में, क्योंकि एक साथ ही तरंग वहां पर पहुंचेगी। बात क्लियर हुई? तो मैं कुछ हिस्सा बना रहा हूं इसका, हालांकि चारों ओर होगा, लेकिन एक तरफ आप देखना। ये आपको दिख रहा है बेटा, एक पृष्ठ दिख रहा है, यहाँ भी बना सकते हो, थोड़ा और आगे कर दे एक और। बतियाओ मत बेटा, बताओ। ये पृष्ठ आपको दिख रहा है बेटा, ऐसे चारों ओर होगा, इधर भी आगे बढ़ रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, इधर भी आगे ऐसे, उधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, यानी गोलाकार होगा। मैं उसका एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, क्लियर है? तो आपको ये पृष्ठ अगर दिख रहा है तो ये क्या है बेटा? ये गोलाकार तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे कर्व है, मुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ऐसे इधर भी, उधर भी, ऐसे सब जगह पे होगा, चारों ओर होगा, इधर भी ऐसे पूरा। तो ये तरंगाग्र होगा, ये भी हो गया, ऐसे आगे भी एक एक तरंगाग्र। बात समझ आ रही? अब इस पर माध्यम के जितने भी कण होंगे, सभी के सभी कंपन की समानतला में, इसीलिए इसको तरंगाग्र बोला जाता है। अच्छा, मान लो यहाँ पर स्रोत कैसा है बेटा? बिंदुवत है। कैसा है? मान लो अभी स्रोत रेखीय हो, कुछ इस टाइप से, ये लीनियर है। क्या है बेटा? रेखीय है। तब कैसा होगा? तो आप बोलोगे कि बेलनाकार होगा। आप ऐसे बना दो, ध्यान देना बेटा, जो रेखीय स्रोत है वो क्या होगा? बेलन के समकक्ष होगा, यानी जो बेलन का अक्ष है उसी पर वो स्रोत रखा होगा। यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र जो है, गोलाकार होगा ना पृष्ठ, उसके केंद्र पर स्रोत रखा होगा। क्लियर है? तभी तो दूरी समान होगी सबकी, और समान चाल से पहुंचेगा, एक साथ पहुंचेगा, एक साथ सब कंपन करेंगे, तो कंपन की समानतला। अच्छा, यहाँ पर देखना, ये ऐसे, ये तरंगों के बढ़ने की डायरेक्शन होगी बेटा, जो मैं खींच रहा हूँ एरो, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। भाई ये बल्ब है, मान लेना ऐसे बेलनाकार है, तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ऐसे सभी दिशाओं में बढ़ेगा ना, ऊपर की ओर थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे मान लो लगाया गया है। क्लियर? इधर चारों ओर बढ़ेगा अपने। तो ध्यान देना, इसी को ऐसे दर्शाया गया है। ऐसे यहाँ भी आप देखना इधर की ओर, तो तरंग के आगे बढ़ने की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी जो एरो आपको दिख रहा है, किरण बोल सकते हो, ये तरंग के आगे बढ़ने की डायरेक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब देखो बेलनाकार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे इसके एक बड़ा बेलन भी खींच सकते हो, और बड़ा बेलन भी खींच सकते हो, छोटा बेलन भी खींच सकते हो, बस सभी बेलन का अक्ष क्या होना चाहिए? रेखीय स्रोत, उसी पर स्थित होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? तो आप बोलेंगे यहाँ पर स्रोत कैसा है, तो आप बोलेंगे रेखीय, रेखीय प्रकाश स्रोत है। और रेखीय स्रोत है तो ये तरंगाग्र कैसा है? बेलनाकार। ये बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तरंगाग्र आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? अब ऐसे आप मान लो किसी भी आकृति का प्रकाश स्रोत है, मान लो बिंदुवत ही है यहाँ पर, तो बहुत दूर जाओगे जब, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
ये देखो बेटा समतल तरंगाग्र। एक और समझ लो, अगर कम समझ में आ रहा हो, एक किरण और खींच लो। अब आपको क्लियर लग रहा है ना? इस तरीके से ये कैसा तरंगाग्र है बेटा? समतल तरंगाग्र, एकदम प्लेन। हुआ क्या, आप यहीं पे देखो, जो नजदीक है इसकी वक्रता ज्यादा है, ज्यादा मुड़ा हुआ है। जैसे दूर जा रहे हैं इसकी वक्रता कम हुई, थोड़े और दूर जाएगा इसका वक्रता और कम होगा। बात समझ आ रही है? अगर यहीं पे एक छोटा सा हिस्सा लिया जाए और इसको देखा जाए तो ये कैसा होगा? समतल होगा कि नहीं? जैसे बहुत दूर जाओगे तो कैसा व्यवहार करेगा? समतल करेगा। तो आप बोलोगे कि ये वाला जो है समतल तरंगाग्र क्या है बेटा? बस है क्या? स्रोत से दूर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? तो यही फिगर बेटा यहाँ पे थोड़ा सुंदर मुंदर बना हुआ है, बस वही तो है। ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते, इसको हटा दें। हाँ बेटा ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ग्रीन कलर की लाइन खींची गई है वही तो तरंग संचरण की दिशा है, आगे बढ़ने की दिशा है। आप देखना तरंगाग्र के हमेशा लंबवत है, कहीं भी आप देखो तरंगाग्र के क्या है? लंबवत है। यहाँ भी लंबवत है, पृष्ठ पर देखना आप ध्यान से, 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं? क्लियर है? ऐसे यहाँ भी देखो आप, ये कैसा है? वृत्त ही तो है। और ये लाइन क्या है? त्रिज्या क्या निर्देशित तो है, तो त्रिज्या वृत्त के परिधि पर हमेशा क्या होती है? लंब। तो ये जो लाइन होगी बेटा, ये इसके स्पर्शी पर क्या होगी? लंब। ऐसे प्रत्येक लाइन को आप देखिए, ग्रीन वाली, चाहे इसको चाहे यहाँ पर ही देखिए। अच्छा ये क्या होगा बेटा? गोले का पृष्ठ ही तो होगा। तरंगाग्र क्या है? एक पृष्ठ ही तो है, गोलाकार है, कुल मिला के गोले का पृष्ठ है। अच्छा इस तरंगाग्र का केंद्र क्या होगा? जहाँ पर स्रोत है। तो केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा यही तो है, ग्रीन वाली लाइन। केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है कि नहीं होती? तो कोई भी तरंगाग्र है जो तरंग संचरण की दिशा है, यानी ग्रीन वाली लाइन है, उसके क्या है? लंबवत। यानी तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसके क्या होगा? तरंगाग्र लंबवत होगा। ऐसे तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है बेटा, ध्यान देना। कहाँ पहुंच गए भाई? हाँ यहाँ पे, समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मैंने फिगर फिर यहाँ पर बनाया है। ये क्या है बेटा? ग्रीन वाली लाइन जो है तरंग संचरण की दिशा, ये तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस दिशा में तरंग आगे बढ़ रहा है, और इसके देखो ये क्या है? बेफ्रंट है, तरंगाग्र है ना, लंबवत है। कैसा है बेटा? हाँ इसको बता देना कि ये जो है बेटा तरंगाग्र। ये बात समझ में आई? और जो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करने वाली लाइन आपने खींचा है बेटा, उसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? रे। यह बात समझ में आ गई? तो आज से अगर आपको रे कह के बुलाएगा तो परेशान मत होना, क्योंकि आप तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करने वाले, किस डायरेक्शन में तरंग चलेगी उसकी दिशा को आप बता रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये बात समझ में आई बेटा आपको? एकदम क्लियर है कि कोई समांग माध्यम है, उसमें जो किसी तरंग का तरंगाग्र होगा वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा? क्लियर है? तो जो अगर हम तरंगाग्र के लंबवत कोई रेखा खींचें तो वो रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और उसी को हम लोग किरण बोलेंगे। पहला वाला एकदम क्लियर हुआ? पहले वाले में उन्होंने केवल तरंगाग्र बताया। क्या कहा? माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? तरंगाग्र। तरंगाग्र 3 प्रकार का हो सकता है, गोलीय हो सकता है, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार हो सकता है, और समतल हो सकता है। स्रोत पर निर्भर करेगा। स्रोत अगर बिंदुवत है तो गोलीय होगा, अगर स्रोत रेखीय है तो बेलनाकार होगा, और कोई किसी भी आकृति का स्रोत हो बस ज्यादा दूरी पर आप देखोगे तो समतल तरंगाग्र। क्लियर है? और जो किसी भी तरंग का तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? दूसरे पॉइंट में देखो बेटा वो क्या कहते हैं। दूसरे पॉइंट में वो बताते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में। कोई तरंगाग्र है, इस पर स्थित माध्यम के जितने भी कण हैं, ध्यान से समझना, कोई तरंगाग्र है, उस पर स्थित माध्यम के जितने भी कण हैं, हाइगेंस ने कहा
वो नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? नए तरंग स्रोत का काम करेंगे, यानी कि वहां से नई तरंगिकाएं निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? और उन्होंने कहा इन तरंगिकाओं को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। जैसे मान लो ये तरंगाग्र है, इस पर माध्यम के बहुत सारे कण हैं, वहां से जो तरंगे निकलेंगी, बात समझ, वो नए तरंग स्रोत का काम करेगा, यानी वहां से तरंगे निकलेंगी, और वहां से जो तरंगे निकलेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये माध्यम में प्राथमिक तरंग की ही चाल से आगे बढ़ेगी। जो प्रथम तरंग की चाल थी वही द्वितीयक तरंगिकाओं की भी चाल होगी। याद रखना, जब वही माध्यम बदलोगे तब तो तरंग का चाल बदल ही जाएगा। क्लियर है ना? बात क्लियर है? कोई डाउट? तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया बेटा, ध्यान देना। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत का काम करते हैं। क्लियर है? तरंगाग्र का मतलब वही पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन के समान कला में थे, वही कण क्या करेंगे? नए तरंग स्रोत का काम करेंगे, यानी वहां से तरंगे निकलेंगी, तो जिससे निकलने वाली नई तरंगे सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। सभी दिशाओं में क्या? मान लो ये कोई कण है, पार्टिकल है, क्लियर है? ये ऐसे पृष्ठ पर स्थित था, अब उससे जो तरंगे निकलेंगे सभी दिशाओं में ऐसे इधर उधर आगे बढ़ेंगे, और उन्हीं तरंगों को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंग। तो इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिका यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती, मैंने बताया कि जो द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल होगा वो जितना चाल प्राथमिक तरंग का था उतना ही होगा, अगर उसी माध्यम में स्थित है तो, उसी माध्यम में चल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? एक पॉइंट और याद रखना, आप मुझे एक चीज बताओ, द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ से उत्सर्जित हो रही हैं, यानी कि उनके उत्सर्जन का जो स्रोत है वो कैसा है, उसका आकार कैसा है? भाई पार्टिकल ही तो है, माध्यम का कण ही तो है, उसको बिंदुवत माना जा सकता कि नहीं? तो अगर वो बिंदुवत है तो बिंदुवत से जो तरंगे उत्सर्जित होती हैं उनका तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय, हमेशा गोलीय होगा। तो वही चीज लिखा गया है, द्वितीयक तरंगिकाओं का जो स्रोत है वो बिंदुवत है। क्लियर है? तो इनके तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट? यानी याद रखना, तरंगाग्र पर जो स्थित माध्यम के कण हैं वहां से जो तरंगिकाएं निकलेंगी उनको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। वो माध्यम में प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल से आगे बढ़ेगी, और उनसे जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा होगा? गोलीय होगा, हमेशा गोलीय होगा, क्योंकि उनका स्रोत कैसा है? बिंदुवत। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? चलो तीसरा पॉइंट अब समझते हैं। घबराओ नहीं, इसको बना के मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है? ध्यान देना, उन्होंने कहा कि किसी क्षण इन आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को, ध्यान देना, किसी क्षण यानी कोई एक विशेष टाइम आपको लेना होगा, और जो आगे बढ़ रही हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, ध्यान देना, द्वितीयक तरंगिकाएं, प्राथमिक की बात नहीं हो रही, तो किसी क्षण इन आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें, उनको मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचें। तो ये जो पृष्ठ होगा ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा कि तरंगाग्र पहले वहां थी अब यहाँ होगी। बात समझ में आ रही है? और इसको आप फिगर से समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करिए बेटा यहाँ पर कोई सोर्स है, क्या है ये? स्रोत है। ओके, यहाँ से तरंगिकाएं ऐसे निकल रहे हैं, सभी दिशाओं में निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, कोई एक विशेष टाइम ले लीजिए बेटा, और आप सपोज कर लीजिए t बराबर 0 पर, मान लीजिए अभी टाइम 0, और इस समय पर ये क्या है? एक तरंगाग्र है। क्या है बेटा? ये भी एक तरंगाग्र है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? और तरंगाग्र मैंने बनाया कैसे? बोलिए, क्योंकि स्रोत कैसा है बेटा? बिंदु। बात क्लियर है? बोलिए तरंगाग्र। अब इस पर माध्यम के कण स्थित होंगे, कुछ ऐसे आप सपोज कर लेना। आप बहुत सारे ले सकते हो, मैं केवल 2-3 लेकर आपको समझाता हूँ, जो लॉजिक है उसको समझिए। तो इसे मान लेना 2-3 कण हैं माध्यम के, अब ये समान कला में कंपन कर रहे होंगे, तभी तो इसको आपने क्या क्या कहा है? वेव फ्रंट का है, ठीक है? ये प्राथमिक स्थिति। अब यहाँ से नई तरंगिकाएं निकलेंगी, नई तरंगें निकलेंगी ना, और सभी दिशा में आगे बढ़ेंगी। किस चाल से आगे बढ़ेंगी? प्राथमिक तरंग की चाल से। तो सपोज करना यहाँ पर जो प्राथमिक तरंग की चाल थी,
वो मान लेना बी, कितना मान लेना बेटा, बी मान लेना। तो बी चाल से यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी वो भी आगे बढ़ेंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, आपको एक टाइम विशेष ले लो, क्योंकि उसमें कहा गया किसी क्षण इन आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचे। तो कोई एक टाइम ले लो, मान लो टी समय पर। कितने समय पर बेटा? टी समय पर। तो ध्यान देना, टी समय बाद द्वितीयक तरंगिकाएं पहुंचेगी कहाँ, वही तो आप स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचोगे। तो आप कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टी समय बाद द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणे समय। चाल कितनी है भाई? जो प्राथमिक तरंग की चाल थी वही द्वितीयक तरंग की चाल होगी, माध्यम वही है। तो और कितने समय बाद आप देख रहे हो? टी टाइम के बाद। तो बी इंटू टी, इतना दूरी तय करेगी। यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी बेटा, टी समय के बाद इतना दूरी तय करेगी। क्लियर है? अच्छा, ये कण है माध्यम का, तो जरूरी थोड़े इधर ही निकलेंगी तरंग या इधर की ओर आगे बढ़ेगी, सभी दिशा में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे, सभी दिशाओं में। तो टी टाइम बाद देखोगे तो बीटी दूरी इधर भी तय करेगी, इधर वाली तरंग इधर तय करेगी, इधर वाली तरंग इधर तय करेगी, इधर वाली तरंग इधर, इधर वाली इधर, ऐसे सभी दिशा में वो तय करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मतलब हुआ कि इस माध्यम के कण को आप केंद्र मानकर बीटी त्रिज्या का एक गोला खींच दो। क्या करो बेटा? बीटी त्रिज्या का एक गोला खींच दो। तो जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ पर सभी तरंगे एक साथ पहुंचेंगी टी टाइम बाद। क्लियर है? और जब एक साथ पहुंचेंगी तो उस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, यानी वो भी एक वेव फ्रंट ही होगा। चलो यहाँ पर खींच दे रहे हैं। सपोज करना, इसको केंद्र मानना बेटा, ये केंद्र मानकर आपने एक गोला खींच दिया। ये वृत्त नहीं है बेटा, गोला है, समझना आप इसको। ओके, ये भी ऐसे खींच दिए। इनकी त्रिज्या कितनी बताओगे आप? आर नहीं, बीटी है ना। तुम्हारा ध्यान इधर उधर था। तो बीटी दूरी तय करेगी द्वितीयक तरंग टी टाइम बाद। तो टी टाइम बाद यहाँ पहुंचेंगी, ऐसे यहाँ भी, इनका भी बीटी। तो बीटी की त्रिज्या का आपने क्या किया बेटा? एक गोला खींच दिया। क्लियर? अब टी समय पर इनको, इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दो, ऐसे इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ। इसको मान लेना ए डैश और बी डैश। अच्छा, ये कितने टाइम पर है? तो टी समय। टी बराबर 0 समय पर यहाँ था, बात समझ में आ रही है? तो टी समय पर यहाँ। तो ये जो स्पर्श करता हुआ एक गोलीय पृष्ठ आपने खींचा है बेटा, ये तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। तरंगाग्र की नई स्थिति। बात समझ में आई? एक इसमें दोष है बेटा इस थियरी में, ध्यान से समझना। जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो आगे ही थोड़े बढ़ेंगी। आपने कहा सभी दिशाओं में, तो पीछे भी तो बढ़ेगी, और टी टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगी बीटी। इस गोले की त्रिज्या ही बीटी है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं भी दूरी तय देखोगे तो बीटी दूरी होगी, टी टाइम बाद यहाँ पहुंचेगी। तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं को मिलाता हुआ खींच सकते हो ना एक पृष्ठ, ऐसे। तो यहाँ पर एक और वेव फ्रंट आपको मिल जाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। पीछे की ओर भी एक वेव फ्रंट मिल जाता है। अब बताओ, कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे टार्च है या मोमबत्ती है, कुछ भी आप जलाओगे तो उसके आगे की ओर ही तो प्रकाश बढ़ता है, कि पीछे की ओर भी बढ़ता है? आगे की ओर बढ़ता है ना। तो सब लोगों ने पूछा कि इसको हम लोग तरंगाग्र नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपने कहा है किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को परिभाषित, वो प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई?
तो इसको भी तो हम लोग तरंगाग्र मान सकते हैं, लेकिन हाइगेंस ने कहा नहीं, इसको आप लोग तरंगाग्र नहीं। कारण पूछा गया तो बहुत संतोषजनक कारण नहीं था, लेकिन उन्होंने एक कारण बताया, कहा कि जो आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उनका आयाम अधिकतम होता है। क्या होता है बेटा? उनका आयाम अधिकतम होता है, और पीछे की ओर जो बढ़ रही हैं उनका आयाम शून्य होता है। इसलिए इनको हम A डबल डैश और B डबल डैश यानी पीछे की ओर जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ है उसको हम लोग तरंगाग्र नहीं मानेंगे। इसको हम लोग डॉटेड बनाएंगे। ये बताओ, ये बात समझ में आई बेटा? तीसरा उन्होंने यही कहा था, और इसी तरीके से तरंग चलता है, ये भी बता दिया तीसरे में। तरंग का जो संचरण होता है वो इसी तरीके से होता है। अब ये देखो, टी समय पहले वेव फ्रंट यहाँ था, अब टी टाइम बाद वेव फ्रंट यहाँ हो गए। बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ समय बाद वहाँ होगा। तो इस तरीके से माध्यम में तरंग आगे बढ़ता है। कोई डाउट बेटा? सेम फिगर यहाँ पे बना हुआ, वही चीज़ क्लियर है? वही सारी चीज़ लिखा भी हुआ है, बस एक चीज़ नहीं लिखा है, उसको लिख लो। क्या? ये वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, तरंगाग्र की नई स्थिति। बताओ बेटा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो। नहीं तो एकदम क्लियर हुआ। कल मैं प्रत्येक बच्चे से पूछूंगा, और इनके जो द्वितीयक तरंगिकाओं का थ्योरी है उस सब को एकदम रटा होना चाहिए, फ्लोरेंसी होनी चाहिए उसमें। ऐसे नहीं कि ये था वो था, ऐसे सोच सोच के बताओ, एकदम रट लो। समझ में तो आ ही गया है? कोई भी आपको पीछे से ऐसे मारे या फिर परेशान करे तो उसको गाली ये वाला दो, तरंगाग्र वाला। बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं समझ पाए? अब बोलने दो, तुम मजा लो उनका, वो मजा तुम्हारा कि तो पगला गया है, और तुम मजा लो कि हमको तरंगाग्र याद हो गया है ना? चलो ठीक है, क्लास खत्म।